गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े, ऊपर ऊपर से एक बार उनको रिकॉल कर लेंगे, देन आगे आज की क्लास हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ा बच्चों हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्यों लेके आना पड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को? उसका ऑब्जेक्टिव, उसका लाने का मकसद क्या है? ताकि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, है ना। कट शॉर्ट में यही है। आप मुझे बताओ, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे है वो 24 दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? Consumer protection means protecting and promoting the interest of consumer through speedy and inexpensive redressal of their grievances. बात करें अगर किसकी, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखना है। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आइस, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से LRR इज जस्टिफाइड बाय आइस। आइस आइस बोलो। ए आइस तो ठीक है, क्या आगे तो बोलो। हाँ जी। आई फॉर, पहले इग्नोरेंस बोल दो बस। आई फॉर, सी फॉर, ई फॉर इग्नोरेंस बोले तो, अच्छा कंज्यूमर बोले तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, और एक्सप्लॉयटेशन बोले तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। इन तीनों कारण की वजह से क्या करना जरूरी है? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। बिजनेसमैन क्यों करके चलेगा भाई? LRR इज जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। L फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। R फॉर रिसोर्सेज, अगेन R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। LRR इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन, एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पूरी पूरी हेडिंग बोलेंगे। L फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, R फॉर business uses society's resources, R for social responsibility, justified by moral justification, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आगे बच्चों हमने एक टॉपिक चालू किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आया गया, क्यों इनैक्ट किया गया? क्यों? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इस एक्ट का जो स्कोप है वो काफी वाइड है। ये पूरे भारत भर में लगता है, इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी अंडरटेकिंग पे लगता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे उसकी नेचर ट्रेडिंग वाली हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, ओनरशिप उसकी चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, जॉइंट वेंचर हो, वो कुछ भी हो, सब पे लगेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स फर्म्स। किस पे भी लगेगा? ई कॉमर्स फर्म्स पे भी लगेगा। इस एक्ट ने हमें तीन चीजें दी, कुछ राइट्स दिए, सेफगार्ड दिए, और 3 टियर मशीनरी प्रोवाइड कराई या अवेलेबल कराई। से यस और नो? अच्छा, फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो इस एक्ट ने हमें दिए हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ये इस चैप्टर की कौन सी एमटी है? तीसरी एमटी है। पहली एमटी आइस, दूसरी LRR इज जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट, तीसरी एमटी HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। H फॉर राइट टू बी हर्ड, पूरा ही बोल दो। H फॉर राइट टू बी हर्ड, C फॉर राइट टू चूज, R फॉर राइट टू सीक रेट्रेसल, I फॉर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, S फॉर राइट टू सेफ्टी, E फॉर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है ना, 6 राइट होते हैं। राइट टू बी हर्ड, मेरे को अधिकार है कि मेरी बात सुनी जाएगी, सामने वाले ने मेरी कंप्लेन को रजिस्टर करना पड़ेगा, मेरी बात को सुनना पड़ेगा, है ना। इसी के तहत, इसी राइट के तहत अपन लोग क्या करते हैं? टोल फ्री नंबर स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। और कई सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि जिन लोगों की आवाज दब जाती है तो उन लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। इसका मैंने बराबर से आपको एग्जांपल भी दिया था। नेक्स्ट है बच्चों राइट टू चूज, जिसको राइट टू एश्योर्ड भी बोलते हैं, या दूसरा शब्द भी आप यूज कर सकते हो, राइट टू सेलेक्ट।
इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि उस वो एक वाइड वैरायटी में से क्या कर सके, हाँ वाइड वैरायटी में से सेलेक्ट कर सके, चूज कर सके। तो इसका मतलब क्या, सामने वाले ने ऑफर करना पड़ेगा। वाइड वैरायटी का मतलब क्या है नमन भैया? वाइड वैरायटी का मतलब है उसे बहुत सारे ब्रांड दिखाने पड़ेंगे, उसे बहुत सारी जो प्राइस रेंज है वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना, अलग अलग जो साइजेस है वो दिखाने पड़ेंगे, अलग अलग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है वो दिखाने पड़ेंगे, वो ऑफर करने पड़ेंगे। देन उसकी मर्जी है कि वो सेलेक्ट करे या ना करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बच्चों है, नेक्स्ट है राइट टू सीक रेड्रेसल। मेरी बात केवल सुनी जाएगी लेकिन मेरे को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मेरी वो बात सुनी जाने का भी कोई मतलब नहीं रहता। मतलब अगर राइट टू सीक रेड्रेसल ना हो तो राइट टू बी हर्ड का कोई मतलब नहीं होता। अगर राइट टू सीक रेड्रेसल होगा तो ही किसका फायदा है, राइट टू बी हर्ड का, वरना तो अपने घर बैठो ना चैन से, क्यों ही सुना के आना उसे जाके, कोई नाम कोई करना है कि देख हम तेरे को सुना के गए, जब तक मेरे को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो राइट टू सीक रेड्रेसल बोलता है कि आपको अधिकार है कि अगर आपको कोई डिससेटिस्फेक्शन हुआ है किसी गुड और सर्विस से, तो आपको रिलीफ पाने का या रिलीफ लेने का अधिकार है, ठीक है ना। वो रिलीफ कौन अनाउंस करेगी? जो 3 टियर मशीनरी है, जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, जो इसके लिए स्टैब्लिश किया गया है। आमतौर पर क्या क्या रिलीफ मिलते हैं मेरे को नॉर्मली बता दो, 3 रिलीफ मिलते हैं। हाँ जी, एक तो प्रोडक्ट को ही रिमूवल कर दो, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा, प्रोडक्ट को ही रिमूव कर दो कह रहे जिसमें दिक्कत है प्रोडक्ट में, ना तो वो रहेगा, ना मैं परेशान होऊंगा, ना तुझे दिक्कत होगी, प्रोडक्ट को ही रिमूव करना है, प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट है उसको रिमूव कर देने का, ठीक है ना, प्रोडक्ट को रिमूव कर देने का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट को क्या करने का, रिप्लेस करने का। और अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, तो रिफंड कर देने का, क्या कर देने का। इसके ऊपर भी थोड़ा और दुख दर्द होगा, पीड़ा होगी, किसको, सेलर को, कि कॉम्पनसेशन भी देना पड़ जाए। बेटा कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का तो रिफंड देना ही पड़ेगा, रिफंड में और कॉम्पनसेशन में फर्क होता है, आप समझ के चलना। रिफंड ये है कि जो हम पे करके गए तो वो वापस कर, ठीक है ना। कॉम्पनसेशन और भी दे, है ना, वो उधर एलपीजी फट गया तो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, हमारी लाइफ को डेंजर पहुंचा है, ठीक है ना, तो उसका भी कॉम्पनसेशन दे। तो वैसा और भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक अलग से आएगा तो वहीं पे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमारे को अधिकार है कि हमको हर एक जानकारी पता होनी चाहिए जो प्रोडक्ट हम बाय करना चाहते हैं मार्केट से। इसका मतलब सामने वाले ने ईच एंड एवरी डिटेल आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अधिकतर इंफॉर्मेशन हमारे जो प्रोडक्ट के पैकेट्स पे दे दी जाती है ना, जो उसका पैकेज होता है उस पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, क्या उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है ना, क्या उसका लॉट नंबर है, और उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है, जो सेलर है वो सेलर का एड्रेस क्या है, किसने इसकी प्रोडक्शन की है, किसने मार्केटिंग की है, टोल फ्री नंबर भी उस पर रहता है, ठीक है। और बाकी फ्रंट एंड में तो ब्रांड और वो उनकी टैगलाइन लोगो वगैरह वो तो सब रहता है, खैर उसकी बात नहीं है, हम बैक एंड वाले जो पैकेज है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, भारत में तो लीगल ऑब्लिगेशन है, कानून ही है कि आपको पैकेट पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को अधिकार है कि वो अपने आप को बचा के रख सके, किससे, जो हजार्डस गुड्स है, जो उसकी लाइफ को डेंजर पहुंचा सकते हैं, उसकी हेल्थ को डेंजर पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका अधिकार तो है, लेकिन मैं समझता हूँ ये अधिकार से ज्यादा आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। अधिकार तो है कि तुम्हें सेफ प्रोडक्ट मिले, लेकिन सेफ जब भी मिलेगा, तुम आंख बंद कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सेफ मिलेगा, तुम्हें भी आंख खोल के चलनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो जब खरीदी करने जाते हो तो क्वालिटी मार्क्स क्या करो, चेक करो, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या स्पेसिफाई किए गए हैं, क्वालिटी मार्क्स अलॉट किए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, तो उन्हें चेक करके ही आप क्या कीजिएगा, प्रोडक्ट की खरीदी कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो जो क्वालिटी मार्क्स होते हैं वो क्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं कि हाँ भाई ये क्वालिटी क्या होगी, बराबर होगी। अब आप ऐसे लालच नहीं करने का कि ठीक है, अरे एक आईएसआई मार्क वाली वायरिंग है, एक वायर है, तो अब वो वायर तो आपने ली नहीं, आपने बोला अरे नहीं पैसों का बहुत फर्क है, आधे का फर्क है, वो 10 रुपए मीटर है, 5 रुपए मीटर है, यही दे दे, है ना, बाद में वो झटके दे रही है तुम्हें। समझा क्या? फिर ऐसे नहीं बोलने को मेरा तो अधिकार था, ये जाके तुम सेलर को कोसो, अबे तुम्हारी ड्यूटी भी थी भाई, अधिकार तो था, तुम्हारी ड्यूटी भी थी, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों, अलग अलग मार्क्स होते हैं, मेरे को बताएंगे आप? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आईएसआई मार्क, और ज्वेलरी पे हॉलमार्क, आयरन पे क्या बोल रहे हैं, आईएसओ मार्क हो सकता है, हाँ इलेक्ट्रिकल पे भी आता है वो। इको फ्रेंडली मार्क हो सकता है, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। एफएसएस एआई मार्क हो सकता है, किस पे हो सकता है, क्या होता ही है, एफपीओ मार्क भी होता है।
और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे एग मार्क होता है, वूल पे वूल मार्क होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्क्स होते हैं। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में आपको वो एक क्वेश्चन आता है ना पिक्चर वाला, है ना, तो उसमें मार्क डाल के आपको आइडेंटिफाई करा ले कि जी बता दो ये कौन सा मार्क है। ठीक है, फिर बच्चों हमने यहाँ पे कुछ लॉन्ग फॉर्म देखी थी, वो देख लो। BIS स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, FSSAI स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ISO बोले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड ISI स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये वो है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, बहुत तेजी से मैंने इसको रिकॉल कराने की कोशिश की, ज्यादा फोकस किया राइट्स पे, क्योंकि राइट्स हमने कल ही पढ़े थे। अब लास्ट राइट बचता है हमारा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये देखो, एक बार इससे समझते हैं। ये अंकल को देखो कितना खुश हो रहे हैं। MRP मीन्स माय रिटेल प्राइस। अच्छा, वो आंटी क्या बोल रही है, ए ढोकला समझा है क्या, डोंट फूल मी, MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस। MRP का मतलब ऐसा नहीं है कि तू बोलेगा कि मेरा रिटेल प्राइस, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, समझा ना। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, कम तो भाई कम ले सकते हैं, वो कंज्यूमर का हक है। कंज्यूमर चाहे फ्री में लेके जाए, वो भाभी जी को फ्री में दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन ज्यादा में नहीं दे सकता। किस में नहीं दे सकता, और टैक्स भी अलग से नहीं ले सकते। ठीक है ना। अब देखो, जैसे बच्चों में ये राइट, चलो आपको एक्सरसाइज फिलहाल के जो टाइम पे मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको ये राइट ही अवेलेबल करा रहा हूँ, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मैं आपको एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ, मैं आपको अवेयर करने का काम कर रहा हूँ, इन्फॉर्म करने का काम कर रहा हूँ। अब जितने भी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, मैं वो जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला होता है वो वाला केस नहीं लूंगा मैं। सॉफ्ट ड्रिंक वाले केस में वो बहुत झगड़ा है। अभी तुमने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, नोएडा में भी बहुत आपस में कुछ कहासुनी और लड़ाई भी हो गई थी, एक रेस्टोरेंट मालिक की और कस्टमर की। कि अधिकतर आप जो ठीक ठाक रेस्टोरेंट में जाते होंगे, तो वहाँ पे जो लेट सपोज 20 वाली आपको वो है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, तो 25 में मिलती है, 40 वाली 45 में मिलती है, ऐसा 100 वाली 110 में मिलती है। ठीक है, तो ये अब इस पे बहुत झगड़ा है। इस पे कोर्ट के भी मतलब क्या है, ऐसा है कि आपको ना, अगर तुम सर्विस चार्ज ले रहे हो, तो ये बेसिकली सर्विस चार्ज में आता है कि भाई केवल हम तुम्हारे से वो MRP नहीं ले रहे, उसके ऊपर इसलिए ले रहे क्योंकि तुम बाहर से खरीदोगे तो बाहर तो अपने घर जाके पियोगे, इधर जाके देखो पूरा माहौल बनाया हमने, ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, तो ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं हम। अब कोर्ट ने ये बोला उसमें कि भाई तुम पहले से ही बाहर लिख के रख दो कि इस प्रोडक्ट पे हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उन पे इतना सर्विस चार्ज है और बाकी हमारा इतना % सर्विस चार्ज रहता है। ठीक है ना। अब कस्टमर देखेगा कि उसे देना है या नहीं देना है। अगर वो देगा तो एंट्री करेगा अंदर, और अगर नहीं देना चाहता तो बाहर के बाहर निकल लेगा। इसमें तो ये है, समझ में आ रही है बच्चों आपको बात। हाँ जी, तो एक तो ये वाला केस है, और यहाँ पे दूसरा ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, खासकर आसपास के रेस्टोरेंट में, तो शायद मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, बताया था, वो एग्जांपल नहीं था, वो रियल ऐसा हुआ था। जितने भी यहाँ के रेस्टोरेंट है वो क्या करते हैं, वो टैक्स इनवॉइस तो देते नहीं है नॉर्मल, वो एक मशीन आती है जिससे वो स्लिप निकल के आ जाती है, और उस पे बस वो क्या ऊपर लिख के रखते GST नंबर, नीचे 5% और 5% एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, मेरे ख्याल 2.5% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। फूड आइटम पे 5% है, 2.5%, 2.5% CGST और 2.5% SGST। एक्चुअल में वो हमारी जेब से ज्यादा पैसा गया होता है, क्योंकि वो जो स्लिप आपको मिली होती है वो टैक्स इनवॉइस नहीं है, वो बस जब जस्ट उसने स्लिप दी है, क्या दी है, स्लिप दी है दिखाने के लिए, वो पैसा इसका मतलब उसकी जेब में जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन करते हैं लोग। अभी एक पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूंगा, पर्टिकुलर आप जाओ किसी रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कोई ठीक ठाक है, ठीक है ना, नाम ठीक ठाक है, तो उनको जाके वो पहले तुम्हें स्लिप देंगे, है ना, तो बाद में बोलना भैया टैक्स इनवॉइस दे दो, है ना, तो समझेगा कि हाँ इसे नॉलेज है कि अभी वो टैक्स इनवॉइस निकाल के देगा, फिर वो टैक्स इनवॉइस निकाल के देगा तो बराबर वो जो टैक्स का पैसा है GST का, वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। वंश, आज से पहले आपको ये बात पता थी, नहीं पता थी, आप अवेयर हुए या नहीं हुए। मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको ये राइट अवेलेबल कराया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास अधिकार है कि वो थ्रू आउट द लाइफ एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर रहे। अगर उसे कोई भी चीज अपने रिगार्डिंग एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर होने के नाते उसको कोई भी चीज अगर सीखने मिल रही है, लेट सपोज मैं कहीं पे ऐसा सेमिनार अरेंज करा रहा हूँ, है ना, कोई कॉन्फ्रेंस मैंने अरेंज कराई, है ना, जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसको अवेयर कर रहा हूँ, कंज्यूमर को अवेयर कर रहा हूँ,
है ना, कोई बोलने लगे ए हटाओ ये यहाँ से सब कुछ हटाओ, ये ऐसा नहीं चलेगा, आप ऐसे नहीं बता सकते लोगों को, ए हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है क्या, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कहीं से भी अगर हमें कंज्यूमर होने के नाते कोई नॉलेज मिल रही है ना, मार्केट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में, या हम उससे कैसे बच सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो एजुकेशन, वो लेने का हमें अधिकार है। बात समझ में आती है? ऐसा हमें कोई बोल नहीं सकता। अभी मैं चल के जैसे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं कि टैक्स कलेक्ट तो कर लेते हैं वो, लेकिन वो टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो बस केवल तुम्हें दिखाने के लिए होता है, वो जाता उनकी जेब में। टैक्स इनवॉइस अगर बना के देगा, वो टैक्स इनवॉइस काट के देगा, तो बराबर से पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब मैं तुम्हें एजुकेट कर रहा हूँ, अब कोई एक बंदा आकर के मुझे बोलने लगे भाई तू क्यों बता रहा है, तेरे को क्या मतलब है, तेरा रेस्टोरेंट है, भाई मैं तो बताऊंगा, है ना, मेरा बताना अधिकार है और तुम्हारे को ये नॉलेज पाने का अधिकार है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आप हमें रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलाती है, जैसे अगर आपने बचपन में देखा होगा, पता नहीं अब तो टीवी वगैरह आप देखते हो कि नहीं देखते हो, लेकिन पहले एक एड आती थी, जागो ग्राहक जागो करके आती थी ना, उसमें वो कोई तो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दिखाते थे कि भाई ऐसे ऐसे सेलर करता है, गलत करता है और आपको इससे सतर्क रहना चाहिए, आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो बाद में एक टैगलाइन बोलते हैं, जागो ग्राहक जागो। तो वो जो एड है वो किसकी ही एग्जांपल है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन की एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको ये एड, सॉरी एड बोल रहा हूँ, आपको ये राइट समझेगा। टेक्स्ट पढ़ा दो इसका। अकॉर्डिंग टू दिस राइट अ कंज्यूमर हैज द राइट, इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास ये राइट है, ये अधिकार है, टू एक्वायर नॉलेज, कि वो क्या एक्वायर कर सकता है, नॉलेज एक्वायर कर सकता है, एंड स्किल्स एक्वायर कर सकता है, टू बी अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, जो उसे क्या बनाती है, एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनाती है थ्रू आउट द लाइफ, है ना, अपनी पूरी लाइफ उसको अधिकार है कि एक अवेयर कंज्यूमर रहने का। जहां से भी जो अब कोई हमें मैं लेट सपोज मैं बांट रहा हूँ, कोई मैगजीन बांट रहा हूँ, कोई एक, जैसे हमने अभी पतंजलि का एग्जांपल लिया, ठीक है ना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी काम करता हूँ, आप लोग भी काम करते हो, हमने एक मैगजीन छापी, है ना, जहाँ पे हमने पतंजलि को एक्सपोज किया, उसके खुलासे किए कि उनके आउट ऑफ 80 टू 90 प्रोडक्ट, 30 टू 35 प्रोडक्ट उनके क्वालिटी जो मार्क्स थे या जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन थी उन पे खरे नहीं उतरे, और पतंजलि आपका धर्म भ्रष्ट कर रही है धर्म के नाम पे बोल के, ठीक है। अब ऐसा उधर हमें पतंजलि वालों ने क्या दिया, नोटिस दिया कि भाई साहब तुम ऐसे हमारी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकते, ए तू जाना अपने घर जा, हमारे को अधिकार है ऐसी रिपोर्ट छापने का, ऐसी मैगजीन छापने का, आपको अधिकार है वो रिपोर्ट पाने का, वो मैगजीन्स पढ़ने का, वो नॉलेज, वो स्किल्स, वो जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट में क्या गलत चल रहा है वो चीज जानने का हमें अधिकार है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नहीं रोक सकते, है ना। कल चल के वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाए, ये अपनी मैगजीन्स को वापस लो, इन्हें मार्केट से आउट कराओ, और आगे कोई ऐसी मैगजीन नहीं छापोगे, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारे पास है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द कंज्यूमर मस्ट नो द राइट एंड रिलीफ अवेलेबल, कंज्यूमर को पता ही होने चाहिए कि क्या उसके अधिकार है, क्या उसको रिलीफ मिल सकता है, टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, अगर कोई प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस फर्म्स आर आल्सो टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स, कह रहे कि कई सारे जो बिजनेस फर्म्स होती है, बिजनेस फर्म्स खुद, भाई एक बात बताओ, सारे चोर होते क्या, सारे चोर होते क्या, एक चोर है तो सारे चोर तो नहीं होंगे ना, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस फर्म्स ऐसी होती है वो खुद ही कंज्यूमर को क्या करने का काम करती है, एजुकेट करने का काम करती है कि आपको इन इन चीजों से बच के रहना चाहिए, सेलर की ऐसी ऐसी प्रैक्टिस से बच के रहना चाहिए, आपको ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए, और बिजनेस फर्म तो काम करती है, और जो बिजनेस सॉरी जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी एक्टिवली क्या करते हैं, काम करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल, टू प्रमोट अवेयरनेस, किसको प्रमोट करने के लिए, द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स, गवर्नमेंट ने क्या किए, बहुत सारे मेजर्स लिए या लेती भी है, सच एज अ कैंपेन ऑफ जागो ग्राहक जागो, जैसे गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाती है या चला के रखा है, जागो ग्राहक जागो, और द इंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुम्हारे 12th लेवल पे रखा है वो इसी का ही तो एग्जांपल है। अरे बाद वाली लाइन पढ़ो ना, जागो ग्राहक जागो के बाद में और के बाद पढ़ो, वो बोल रहे इंक्लूजन ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन
इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज। कंज्यूमर होने के नाते हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो जो कोर्सेज है, वो जो एक्ट है, वो जो कानून है, वो स्कूल्स में लगवा करके, यूनिवर्सिटीज में लगवा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो उसी का तो एग्जांपल है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, बिकॉज आपके लिए क्या की जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। बेटा ये जस्ट आपके लिए नंबर वाला मसला नहीं होना चाहिए कि इसको पढ़ेंगे तो रट के बस हम क्या कर लेंगे, नंबर लेके आ जाएंगे। बात ये है कि तुम्हें तुम्हारे अधिकारों का पता है या नहीं पता है ना। नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। आपके 6 राइट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कुछ कहना सुनना कुछ पूछना है? अगर नहीं तो हम आगे चल सकते हैं। एक बार वापस से दोहराएंगे कि कौन कौन से हमारे राइट्स होते हैं। HC रेज द इशू ऑफ कंज्यूमर। मैं ही बोल रहा हूँ बार बार, आप तो नहीं बोल रहे, आप बोलिएगा। HC रेज द इशू ऑफ, कितने राइट्स है, कितने अधिकार है हमारे? चालू कर दो। H फॉर right to seek redress. Next. Right to consumer education. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर, भाइयों बहनों, जवानों और जवानियों, अगर आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हो, अपने अधिकारों को पाना चाहते हो, तो अपने अधिकारों को पाने से पहले आपको आपकी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तुमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की और मांग करते हो तुम्हारे अधिकारों की, तो तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर अपने राइट्स को एक्सरसाइज आप करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको क्या करना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा कंज्यूमर होने के नाते। तुम तो सब में सारी जगह कूड़ा फैलाते फिर रहे हो, है ना। जहां पे खाते हो उधर ही गंदा करके जाते हो। समझ में आ रही है बात? और क्लेम करते हो किसको, कि हमारे हमारे को क्या मिल जाए, हमारे राइट्स मिल जाए। काहे के राइट्स में, किसके राइट, कौन से राइट? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करने का नहीं तुमने, और बात करते हो किसकी, राइट्स की। राइट्स तभी मिलेंगे आपको जब आप अपना काम पूरा करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। समझ में आ रही है? एनवायरमेंट को तो गंदा कर रहे हो आप, ठीक है। कह रहे हो कि जी इसने मेरे को लूट लिया, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी बिल लेना, उससे लिया तूने बिल, क्या प्रूफ है बता तेरे पास? कैसे कह रहा है तू, इसके ऊपर इल्जाम कैसे लगा रहा है कि इसने तेरे को लूटा है, इसने तेरे को बर्बाद किया? तूने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, यार ये बिल तो नहीं लिया। जब तूने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तू आंख बंद करके चल रहा है, तो एक्सीडेंट तो होगा तेरे साथ। अगर तू चाहता है कि तेरे साथ एक्सीडेंट ना हो, है ना, तो आंख तो खोल के चलना पड़ेगा और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। जो तेरे लिए, जो तेरा काम है वो तो तू पूरा ना करे, और वो चाहे कि सरकार मेरे को सब चीज अवेलेबल करा दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम में पूछता है वो कि कोई भी इंसान अगर अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। देखो कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी, जैसे कि मान लिया तुम ऐसा मिर्जापुर गए, मिर्जापुर, और तुमने बर्फी का कारोबार चालू किया। बर्फी की खरीद फरोख्त करते हो तुम, बर्फी समझते हो, अफीम। अरे वो तो बुढ़ाना में ही हो जाएगा। हाँ जी, मैंने तभी तो माहौल बनाने के लिए बोला कि मिर्जापुर गए, मुझे लगा तुम नहीं समझेगा। हाँ जी, बस तो फिर तुम किसी में भी होशियार नहीं हो। हाँ जी, तो अभी आपने बच्चों अफीम की खरीद फरोख्त चालू करी। अब लेट सपोज जिससे तुमने अफीम खरीदी, है ना, उसने जो क्वालिटी बताई थी वो क्वालिटी नहीं दी, और तुम रोते रोते पहुंच गए किसके पास? इसने मेरे को क्वालिटी नहीं दी, जैसी बताई थी वैसी बर्फी
नहीं दी, है ना, उधर जज के सामने रो रहा, जज ने कान के नीचे दिया एक खिंचा के, नालायक, पहले ये तो देख लेता कि डील किस में कर रहा है, क्या क्या ये जो डील कर रहा है, जिसमें डीलिंग कर रहा है, क्या ये लीगल गुड्स है, भारत के अंदर लीगल है नहीं, ठीक है ना, जिसने तेरे को लूटा है उसे तो बाद में देखेंगे, पहले तू आ अंदर। अभी तुमने वो देखा है, एक बहुत वायरल हुई थी यूट्यूब पे, आप देखना एक शॉर्ट देखना, कि वो एक स्मैक लेता है, एक बंदा स्मैक, स्मैक समझते हो आप, अरे सब कुछ मिला करके बोलो, अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन सब मिला, ठीक है ना, वैसा। तो वो ऐसा बोलता है कि ऐसा कोर्ट के सामने बोलता है, हाई कोर्ट के जज के सामने बोलता है ऐसा, कि साहब मेरे पास तो वो बस 2-3 ग्राम ही थी, ऐसा, तो कह रहे बस 2-3 ग्राम, वो कैसे उगल रहे, बस 2-3 ग्राम, ठीक है ना, 2-4-5 रुपए की आती होगी, नहीं नहीं साहब महंगी आती है, कितना महंगी आती है, नहीं महंगी आती है, ठीक है ना, तो कह रहे जी बस मेरे पास लेकिन 2-3 ग्राम ही थी, वो भी मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास से मिली थी, कह रहे अब मेंटली प्रिपेयर हो जा, अच्छी खासी सजा मिलेगी तेरे को, ठीक है। अब क्या है कि देखो, अगर हम लीगल गुड्स में डील नहीं करेंगे, है ना, तुम ऐसा हो, तुमने वो देखा होगा बच्चों, एक मूवी आई थी, वो पुष्पा वाली, कौन सी मूवी थी, झुकेगा नहीं, हाँ, अब लाल चंदन, नाम क्या था मूवी का, पुष्पा ही था, अच्छा, हाँ, तो अब वो जैसे लाल चंदन की वो क्या करता है, वो डीलिंग करता है, उसमें स्मगलिंग करता है, डीलिंग क्या बल्कि स्मगलिंग करता है, क्या करता है, अब जाके जो बंदे के साथ कुछ गलत हुआ, वो जाके कोर्ट के पास पहुंच जाए, नहीं कर सकते ना, है ना। एक आपने एक और मूवी देखी होगी जहाँ पे जो हाथी के दांत होते हैं उनकी स्मगलिंग होती है, जंगली, आई थिंक जंगली, है ना। तो बिल्कुल बच्चों, ये ना, आप इनमें डील करके, और आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लीगल गुड्स में से ही क्या करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है, जो डीलिंग कर रहे हो वो लीगल गुड्स में ही करनी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है, आपने चीटिंग किसके साथ करी, आप ना ना ना, मैं और दूसरा एग्जांपल, आपने चीटिंग किसके साथ करी, सेलर के साथ, और बाद में सेलर को जाके ठोक रहे हो तुम, ठीक है ना, और कोर्ट के सामने दलील दे रहे हो कि जी इसने मेरे को बर्बाद किया, लेकिन तुमने उसके साथ चीटिंग की थी, कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, अब चलो एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर दो, अदरवाइज तुम फिर इस एग्जांपल को अलग ले जाओगे। एक चिंटू गया, चिंटू, नहीं मैं वो नहीं लूंगा, फिर कुछ लोग गलत सोचेंगे, एक चिंटू गया, और एक वो आती है ना, कोई तो मैन वाली, कोई तो क्रीम, बताओ आप, फेयर एंड हैंडसम, ठीक है ना, अब उसने वो 3-4-5 प्रोडक्ट लिए, उसने वो क्रीम भी ली, ठीक है ना, अब ये भाई साहब के यहीं पे गया था, हाँ मित्तल की दुकान पे, तो अभी हुआ यूं कि भाई जब उसने बास्केट में 3-4-5 प्रोडक्ट निकाले, तो गलती से किसकी बिलिंग नहीं हुई, फेयर एंड हैंडसम की बिलिंग नहीं हुई, उसने बोला लग गई आज तो लॉटरी, वो लेके चला गया, ठीक है ना, अब भैया देर सबेर हिसाब तो सब देना पड़ेगा, वो हुआ यूं, हाँ इन्हें तो पता पड़ा नहीं, वो हुआ यूं कि जैसे उसने वो यूज की, उसकी स्किन पे क्या हो गए, रैशेज हो गए, है ना, एक तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो गई, और रैशेज हो गए, वो उसे रिएक्ट कर गई, ऐसा मान लो आप, ठीक है ना, अब वो आया जी तुमने ऐसी क्रीम दे दी, वैसी क्रीम दे दी, ये और वो, मेरी तो स्किन खराब हो गई, ये वो, मैं हम कह रहे हैं भाई सुन तो ले, मित्तल कह रहा है सुन तो ले भाई, ठीक है ना, ना 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 अभी रुक तो जा, बिल पे तो बात आई नहीं है, कह रहे भाई साहब टेंशन काहे ले रहे हो, हम देखेंगे, हम बात करेंगे कंपनी से, ऐसा क्या हुआ कि आपने बराबर से जैसे डायरेक्शन फॉर यूज थी वैसे यूज किया कि नहीं किया, बाकी सारी चीजें आप, हम सुनने के लिए तैयार है, आप शांत हो जाओ, भाई मान ही नहीं रहा, वो तो निकल निकल के जा रहा है, ठीक है ना, क्या वो कह रहा है जी मैं नहीं बता रहा तुम्हें कुछ भी, अब तो सीधा कोर्ट में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोर्ट में मिलेंगे, ठीक है। हुआ यूं कि कोर्ट में सारी चीजें जज सुन रहा था, ठीक है ठीक है ना, ला भाई प्रूफ दिखा दे कि तूने कहाँ पे परचेज की है, अरे क्या प्रूफ, वो अरे बिल तो लिया होगा ना तूने, हाँ साहब बिल तो लिया है, ठीक है ना, और बिल में है नहीं वो, ठीक है ना उल्टा कौन ठुकेगा, बिल्कुल, ठीक है ना, बिकॉज आपने ही किसके साथ चीटिंग की है, पहले पहले तो 420 का केस, है ना, मतलब आप ही के ऊपर होगा, मतलब आप मतलब कंज्यूमर के ऊपर, उसे तो बाद में निपटेंगे, ठीक है ना भाई। और दूसरी बात ये है कि एक टॉपिक आगे भी आएगा बच्चों, ये जो बंदा है ना ये केस कर ही नहीं सकता, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज ये कंज्यूमर ही नहीं है,
ये कंज्यूमर ही नहीं है, ठीक है ना, ना कस्टमर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो बाद में बताऊंगा, वो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल मुझे बताओ, ये जो सामने टॉपिक आपके दिख रहा है, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉपिक दिख रहा है, कुछ थोड़ा बहुत बेस समझ में आ रहा है इसका? इसका बेस ये है कि अगर आपको ये राइट्स को एक्सरसाइज करना है तो आपको कुछ ड्यूटीज आपकी होती है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, और कुछ ड्यूटीज के मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो यहीं से पढ़ाऊंगा। देख लो, इन एडिशन टू राइट्स, राइट से अलग अ कंज्यूमर है सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हारे पास तुम्हारे अधिकार तो है ही है, लेकिन तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी होती है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या बोल रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रही है कि राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं, दो पहलू है। क्यों? अगर आप राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना पड़ेगा, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर तुमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है तो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। अनलेस अ कंज्यूमर फुलफिल दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, जब तक वो कंज्यूमर वो फुलफिल नहीं करता है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है टू एनफोर्स हिज राइट्स, कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, अपने राइट्स को यूज कर सके, या अपने राइट्स को क्लेम कर सके। उन्हें एनफोर्स नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। इट मींस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलेंगी। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है ना। जहां राइट्स वो ऐसे है ना, जहां तुम हो वही मैं हूं, ऐसा कौन बोल रहा है? रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही है किसको? राइट्स को, और राइट्स बोल रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है ना। इफ वी आस्क फॉर आवर राइट्स, अगर हम अपने राइट्स को राइट्स की डिमांड करते हैं, अगर हम अपने राइट्स को ऐसा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वी शुड फुलफिल आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट। बार बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहा है बच्चों, ख्याल रहे, है ना। एग्जामिनेशन में कोई सी भी लाइन दे सकता है आपको, वो उसी की केस स्टडी बना देगा। सो अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कंज्यूमर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने माइंड में रखना चाहिए वाइल परचेजिंग, जब वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज। पहला वो कह रहा है बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको भी पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। हम ये नहीं कह रहे कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही है आपसे कि आप पूरे मार्केट के ज्ञाता हो, है ना, ज्ञान के पूरे देवी और देवता हो, उतना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट आप लेने के लिए जा रहे हो बेटा, कम से कम उसकी घर से तो रिसर्च करके जाओ आप। और ये हकीकत है बच्चों, अगर आप जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, अगर आप उसकी रिसर्च अपने घर से नहीं करके गए ना, पक्की पक्की बात है तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। क्योंकि सेलर एक्सपर्ट होता है भाई, उसने अपने बंदे को सेल्स की ट्रेनिंग दी है। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं जो सेल्स की ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग उनसे ट्रेनिंग लेके बैठे और तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और तुम विदाउट प्रिपरेशन के जा रहे हो कि चलो आज मैं लूट के आऊंगा किसको? सेलर को। आज मैं ये क्या करके लाऊंगा? ये प्रोडक्ट परचेज करके लेके आऊंगा। अबे तू परचेज जो भी करने जा रहा है ना, अगर ढंग से सोच के नहीं गया कि मेरे को क्या ही लेना, उस पर अगर तू फॉर्म नहीं है तो तू वो लेके आएगा जो वो तेरे को बेचना चाहता था, ना कि वो जो तू खरीदना चाहता था। मैंने पहले भी आपको बोला था बच्चों, कभी भी आप थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट लेने के लिए जाओ, जैसे लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हो, मोबाइल लेने के लिए जा रहे हो, तो अपने घर से रिसर्च करो और पूरे फॉर्म हो जाओ कि मेरे को तो ये ही ब्रांड चाहिए और ये ही उसमें मॉडल चाहिए। जो ऊपर नीचे करना है, जो चेंज करना, अपने घर पे चेंज करो। उधर जाके तो वो आपको इतने ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो तुम सोच के गए हो वही तुम लेके आओ, जब तक वो उससे बेटर ऑप्शन नहीं देता, है ना, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी, अदरवाइज तुम लुट के आओगे। तो ये कह रहा है कि आपको अवेयर रहना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं, ताकि आप एक इंटेलिजेंट और वाइज चॉइस कर सको, है ना। जब आप घर से ही सोच के जाओगे, अवेयर रहोगे, आपको नॉलेज रहेगी, तो आप खुद ही नहीं लूटोगे, आपका प्रोटेक्शन और प्रमोशन खुद ही हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। इसकी चर्चा तो हमने ऊपर किसी तो किसी राइट में की थी, बोलो किसी ना किसी राइट में तो की थी ना इस वाले पॉइंट की चर्चा। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी के अंदर उसने क्या दिए?
क्वालिटी मार्क्स दिए, और क्वालिटी मार्क्स तो क्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं, वही तो बताते कि स्टैंडर्ड गुड है। क्या है? स्टैंडर्ड गुड है। तो कह रहे कि आपने स्टैंडर्ड गुड्स ही क्या करनी चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए, परचेज करनी चाहिए, एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि वो किस चीज का एश्योरेंस देते हैं आपको, क्वालिटी का एश्योरेंस देते हैं। दस लुक फॉर आईएसआई मार्क, तो क्या देखना चाहिए आपने, आईएसआई मार्क देखना चाहिए इलेक्ट्रिकल गुड्स पे, एफपीओ मार्क देखना चाहिए फूड आइटम्स पे, बाकी जैसे ज्वेलरी वगैरह पे हॉलमार्क। समझ में आती है बच्चों आपको बात? अब ऐसा ना हो देखो कि आपने क्या कर लिया, सेलर तो बोल रहा था भाई साहब आप ये वाला प्रोडक्ट लो, हम आपको जानते हैं, आपकी फैमिली को जानते हैं, घर जैसी बात है, यही प्रोडक्ट आपको जमेगा, थोड़ा महंगा है लेकिन क्वालिटी बराबर है। नहीं नहीं नहीं, आप ये दूसरा ही दे दो, ठीक है ना, तो ले जा। अब बाद में आके उसका ही सर खा रहे हो तुम, कंज्यूमर बाद में आके सेलर का ही सर खा रहा है कि जी तुमने तो हमें लूट लिया, तुमने तो अपनी कोठी बना ली, बंगले बना लिए, हमें बर्बाद कर दिया, हमारे साथ चीटिंग कर लिया। तेरे को बोला तो था भाई स्टैंडर्डाइज गुड्स लेने का, क्या लेने का? जब तेरे को ही मस्ती थी अपने आप को लुटवाने की, तो अब कहाँ रो रहा है, अब कहाँ रो रहा है? तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तेरे को स्टैंडर्डाइज गुड्स ही क्या करने थे, परचेज करने थे। समझ में आ रही है? पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जल्दी से बोलो, बहुत शॉर्ट में बोलो, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अगर आपके माइंड में आएगा ना तो वो इंग्लिश आप आगे पीछे थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे, मैं रिवीजन कराऊंगा तो वो आ जाएगा। आपको क्या रहना है, अवेयर रहना है। क्या रहना है कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं, क्या भाव में मिल रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी है ना, क्या क्या उनके साथ एड ऑन्स मिल रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तो अवेयर होना चाहिए। चलो अवेयर होने के बाद फिर देखो, अवेयर अपने घर से होके जाओगे, उसके बाद मार्केट में जाके पागलपंती करोगे, स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने चाहिए। पागलपंती नहीं करने का, ऐसे सब स्टैंडर्ड नहीं खरीदने का, स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने का। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तीसरा, जब स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से मेरे को क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान हो सकता है, इस प्रोडक्ट को यूज करने में रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट और सर्विस, है ना, जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स और जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो, है ना, उसके रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग या उससे अटैच जो आपको फायदे, बेनिफिट या जो रिस्क होने वाले हैं उनका पता होना चाहिए। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट और सर्विस, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट्स सेफली। आपको प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, सेफली यूज करना चाहिए, और मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। मैं बताता हूँ। अब बच्चों, अंडरगारमेंट्स होते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन ये होती है कि उनको आप ठंडे पानी में ही धोइएगा, ठंडे पानी में धो के और छांव में सुखाइएगा, धूप में नहीं सुखाइएगा। और उनको ऐसे, उनकी जो हड्डी पसली है ना वो नहीं उनकी तोड़ेगा, उनको मरोड़िएगा नहीं ऐसे, ठीक है ना। और तुमने देखा कई बार मम्मी भाई थपकी बजा रही है उस पे, ले फटाफट थपकी, ठीक है ना, और फिर उसकी जान निकाल देगी, है ना। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि जैसे ही आप अंडरगारमेंट्स को, क्योंकि वो हौजरी की आइटम्स होती है, तो जैसे ही आप अंडरगारमेंट्स को क्या करोगे, ऐसे उसे ऐसे गोल 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 घुमाओगे, तो उसमें वो खिंचाव बनता है, और खिंचाव बनता है तो फिर उनमें वो होल होने चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया भाई, लेट सपोज जैसे मैं एक दो ब्रांड के नाम लेता हूँ, वैन ह्यूजन, दूसरा जोकी, ठीक है ना, और चलो वो तो बात की बात है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा चलता है अंडरगारमेंट्स में, जो मतलब ठीक ठाक अच्छे ब्रांड है, ऐसे तो और भी टॉप क्लास ब्रांड है, लेकिन जो चलते हैं जोकी या वैन ह्यूजन वगैरह चलते हैं। तो अब इनमें क्या है कि इसमें भी कस्टमर क्या करता है, आके कंप्लेन करता है, कई कई बार क्या करता है, कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन करता है जी, वैसे तो कह रहे थे जो कि इतना महंगा दे दिया आपने, ये उसका जो वेस्ट है वो भी मान लिया 300 रुपए का, 300 350 रुपए का, बाकी मैं तो फिर 50 रुपए वाला ले जाता, इसमें भी ये तो सारा कट गया ये, ठीक है ना। तो फिर हमने पूछा उसे, हमने बैक टू बैक उसको FAQs आ गए उसके ऊपर, कौन से पानी नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे ठंडे पानी में धोया था क्या, फिर तो मैनिपुलेट कर देगा हमें, ठीक है ना। हमने बोला कौन से पानी में धोया था, अरे गर्म पानी में, कहाँ पे सुखाया था जी, छत पे सूखते हमारे कपड़े तो, ठीक है ना। हाँ जी। फिर अच्छा, वो कैसे धोया था भाभी जी ने, वो उस पे कह रहे जी भैया हमारे यहाँ तो सुबह ही थपकी बजती है भाई साहब।
वैसे भी वो थपकी इसलिए भी कपड़ों को धोने के लिए भी नहीं बजाती हमारी वाइफ थपकी, है ना, क्योंकि दरअसल क्या है ना, हम सोते रहते हैं तो ऐसे तो हम उठते नहीं है, वो थपकी बजाते तो हम उठ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनका काम आसान हो जाता है। तो भैया ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ये देखो, अभी ऐसे बॉक्स में लेके गए थे ना, ये वाला जो वेस्ट था, है ना, एक पेयर था ऐसे बॉक्स में था। हाँ भैया ऐसे बॉक्स में लेके गए थे। ये देखो बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा है, यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज लिखा हुआ है। इन पे जो तीनों पॉइंट हमने पूछे, क्या उनसे मैच करते हैं? कह रहे हैं भैया मैच तो नहीं कर। तो रास्ता देखिएगा अपना। समझ में आ रही है बात? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीन बात हो गई। सबसे पहले अपने घर से क्या होके चलोगे? अवेयर होके चलोगे। मार्केट में जाके स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही खरीदोगे, है ना। जब आपने खरीद लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, डायरेक्शन फॉर यूज क्या है, उसमें रिस्क क्या हो सकता है, प्रोडक्ट को सेफली कैसे यूज करना है, उन बातों को पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? और लगे हाथ ये पता कैसे पड़ेगा? हालांकि ये मेरे को ऊपर लिखना चाहिए, रीड द लेबल केयरफुली, ये मैं ऊपर लिख दूंगा, कर दूंगा, मैं इसे चेंज कर दूंगा, तो वो रिस्क वाली जो पॉइंट है वो मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। ये आपको जो रिस्क वगैरह है, ये रिस्क पता कब चलेगी बच्चों? एक फ्लो बना लो, इसकी कोई एमटी नहीं है, ये फ्लो से याद कर लीजिएगा आप। ये कहानी सी है कि हम मार्केट में जा रहे हैं तो अपने घर से क्या होके जाएंगे? अवेयर होके जाएंगे। वहां पे जाकर के स्टैंडर्डाइज गुड्स की ही डिमांड करेंगे। बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्डाइज गुड्स की डिमांड करेंगे, जैसे ही वो हमारे सामने आएगा तो उसका क्या पढ़ेंगे हम? लेबल पढ़ेंगे। रीड द लेबल केयरफुली। जब लेबल केयरफुली पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो रिस्क है, डायरेक्शन फॉर यूज है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी बातें हमें पता पड़ जाएगी। मुझे बताओ 4 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए रेस्पॉन्सिबिलिटीज के? वापस से जल्दी से बोल दो, बोलो ना। पूरा वो कहानी बताओ। घर से जा रहे हैं खरीदी करने के लिए, अवेयर रहेंगे, मार्केट में जाके स्टैंडर्डाइज गुड्स की ही डिमांड करेंगे। फिर जब जब वो प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा तो उसका लेबल पढ़ेंगे। जब लेबल पढ़ेंगे तो उसकी, हाँ, उसके उसमें रिस्क क्या है, डायरेक्शन फॉर यूज क्या है, वो सारी बातें हमें पता पड़ जाएगी। मेरे ख्याल 4 पॉइंट हो गए। मैं ये पूरा पढ़ देता हूँ। रीड द लेबल केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए इसके प्राइस के बारे में, नेट वेट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर, और वो सारी चीजें क्या है, टोल फ्री नंबर वगैरह, ठीक है ना। एक रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट का फ्रंट एंड नहीं देखता है, बैक एंड देखता है ना। जो लेबल है वो देखता है, ना कि ब्रांड। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ब्रांड तो भैया, ब्रांड पे तो कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया होता है, वो तो आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे ब्रांड से। लेकिन उसके बैक एंड में अगर आप फूड आइटम्स ले रहे हो तो वो किन किन चीजों से मिलके बनी है, कहीं वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक तो नहीं है वो, है ना, आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगी कहीं उसमें वो तो, या बाकी दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, कहीं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल तो उनमें नहीं लगा हुआ है, तो बैक एंड को हमेशा देखिएगा, है ना। लेकिन हमारे भारत में विडंबना है कि हमारे भारत के लोग फ्रंट एंड से खरीदी करते हैं, ना कि बैक एंड से, ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट हो गए बच्चों। नेक्स्ट है असर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। पूरा फ्लो बना के 5वां पॉइंट चिपकाता हूँ। घर से गए, अवेयर होकर के, जा करके स्टैंडर्डाइज गुड्स मांगा, जैसे प्रोडक्ट हमारे सामने आया, लेबल देखा तो, हाँ, अब देखो, जब ये सारी चीजें हो गई, अपने घर से भी अवेयर होके आए हो, बढ़िया ही प्रोडक्ट मांगा है, उसका लेबल भी पढ़ लिया, उस प्रोडक्ट के बारे में पता भी चल गया। अभी भी फाइनल एक कॉल ले लो अपनी, अपने वो जो प्रोडक्ट है ना अपने मन में भर लो पूरा। अभी भी एक बार तुम्हारे पास मौका है, ये देख लो कि तुम्हें फेयर डील मिल रही है नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको जो सामने वाला प्राइस कोट कर रहा है, जो क्वालिटी वो आपको ऑफर कर रहा है ना, वो आपके मन में आ भी रही है नहीं भी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो क्वालिटी मिल रही है और जो प्राइस मैं पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अभी भी देख लो, देखो, असर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। अपने आप को ये आश्वस्त कर लो कि सामने वाले से जो आपको डील मिल रही है वो आपके लिए फेयर है या नहीं है। 1% अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे मैं लुट जाऊंगा, छोड़ दो, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? और बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे जाके ट्राई करो। समझ में आ रही है ना बात? जल्दी बोलो बच्चों। हाँ नमन भैया, बार बार क्यों बुलवा रहे हो बेटा? ये टॉपिक में ना तो एमटी है, और ये टॉपिक को बच्चे बहुत लाइटली ले जाते हैं। एग्जामिनेशन में आएगा ना, हल्की सी वो टेक्निकल लाइन ऊपर की डाल करके आपको 6 रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लेगा, अगर पेपर को बहुत सिंपल बनाना है।
है ना। और इस चैप्टर की कवरेज बहुत अच्छी खासी रहती है एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए बार बार, क्योंकि वो पॉइंट फिर आपको याद नहीं आएंगे, तो दैट्स वाई कहानी बनवा रहा हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट बैक टू बैक कहानी की हेल्प से बताइएगा। घर से जाएंगे अवेयर होकर के, मार्केट में जाकर के स्टैंडर्डाइज गुड्स को ही की ही हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, इसका लेवल चेक करेंगे, फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा, रिस्क बेनिफिट सब पता चल जाएंगे। हाँ जी, फिर भी फिर भी प्रोडक्ट को अपने मन में उतारना है, फिर भी हमें एक बार ये चेक करना है कि जो डील हमें मिल रही है वो हमारे लिए फेयर है या नहीं। 5 पॉइंट बैक टू बैक हो गए, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों। चलो, जब हमारे मन में भर गई चीजें, जब हमें पूरा पता पड़ गया कि भाई क्या फायदे क्या नुकसान और हमारे काम का है या नहीं है, पैसे जो हम दे रहे हैं वो बराबर है या नहीं है, तो अभी क्या रहोगे बच्चों, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, है ना। एक बार ये चेक कर लो कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका जो प्रोडक्ट है, आप कहीं ना कहीं ऐसा हो कि उससे कोई लॉ वायलेट हो जाएगा। आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो, है ना, वो लीगल गुड्स है कि नहीं है, तो इस तरह के 1-2 पॉइंट आपको देखने होंगे। तो देखो यहाँ पे, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, आपने क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, किसमें, अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट। फिर यहाँ पे वो भी आ जाएगा कि आपने ऐसा नहीं, जैसे वो बिलिंग वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, कि बिलिंग नहीं कराई, मान लिया आपने सारी चीजें कर ली, सारी चीजें 5 के 5 पॉइंट चेक करे, लेकिन आप ऑनेस्ट नहीं थे, आप बेईमान निकल गए, विदाउट बिलिंग के आप ले गए प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आपने ऑनेस्ट रहना चाहिए अपनी डीलिंग में, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स, एक तो ऑनेस्ट भी रहना चाहिए, और आपने जो प्रोडक्ट को जो चूज करना है, जो सेलेक्ट करना है, वो लीगल गुड्स, ऐसे नहीं इलीगल प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक है ना। एंड सर्विसेज, एंड डिस्करेज अनस्क्रप्चुलस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो ये बोल रहे हैं कि आपको किसको डिस्करेज करना चाहिए, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है या अनस्क्रप्चुलस प्रैक्टिसेस है, उनको क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब यार देखो, ये एक्ट को लाने का मकसद क्या था, कि हम आपको बचा सके, साला तुम ही उल्टा किसको लूट के आ रहे हो। तो इस एक्ट को लाने का मतलब क्या होगा, तो तुम्हें भी वो चीज को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लाइक ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग, अरे बहुत लोग करते हैं भाई। ऐसे क्या करते हैं, अभी तो थोड़ा कम हो गया, लोग क्या करते हैं, उधर से फ्लिपकार्ट से, मीशो से कुछ चीज मंगाते हैं, उसमें वो उसे 1-2 दिन पहन के वापस से उसे पैक करके भारत माता की जय, वैसा कर दे, उल्टा उसी के साथ चीटिंग कर दी। अब जैसे शादी ब्याह का सीजन है ना, तो मंगाए कपड़े वपड़े, मंगाए एक बार पहने, रात रात में तो पहनने हैं, ठीक है, जाके उल्टा वापस कर दिए। प्रैक्टिकली भी वैसे भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं लोग, पहले ही बोल के जाते हैं, भैया अगर पसंद नहीं आया तो हम कल ही वापस दे जाएंगे, ठीक है ना। आज रात को शादी है, डालेगा उस पे, सुबह में प्रेस प्रेस करके बराबर से उसे करके वापस दे दिया। तो ऐसा नहीं करने का आपने, ठीक है ना। तो ये और भी क्या होती है, ये तो चलो ऐसा हो गया कि घर पे जाकर के आप क्या करोगे, इंटेंशन अभी है और अंजाम दोगे इस काम को अपने घर पे जाकर के। लेकिन कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी होती है कंज्यूमर के साइड से, कि वो उधर ही कर देता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना, मतलब उधर ही जब वो परचेज कर रहा होता तभी चूना लगा देता किसको, सेलर को, तो वो नहीं करने का, ठीक है। 6 पॉइंट चिपक गए क्या साथ में, 7वां पॉइंट भी आपको समझेगा। अभी जब ये सारी चीजें हो गई, 5वां पॉइंट क्या था बोलना, पांचवा, पांचवा, आपको ये देखना है कि आपको फेयर डील मिली है कि नहीं मिली है। चलो, ये तो तुमने 5वां तो अपने लिए देखा कि फेयर डील मिली है कि नहीं मिली है, अरे अपना अपना ख्याल मत रखो, छठे पॉइंट में उसका भी देखो, किसका, सेलर का, कि कहीं तुम तो उसके साथ चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें वो देखना है। अब जब सारी चीजें नक्की हो गई 6 पॉइंट में बच्चों, ठीक है ना, अब तुमने बाय करने का डिसीजन भी ले लिया होगा, बाय कर भी लिया होगा वो, है ना। जाते जाते ऐसे मुंह उठा के मत जाने का, उससे क्या भी मांग लो, कैश मेमो मांग लो, क्या मांग लो, मतलब बिल मांग लो, क्या मांग लो, बिल, है ना। क्योंकि ये आपको अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी तो ये किसका काम करेगा, प्रूफ का काम करेगा, किसका काम करेगा, प्रूफ का काम करेगा, कौन, कैश मेमो। कितने पॉइंट हो गए, 6 हुए, 7 हुए। चलो बैक टू बैक कहानी सुनो। घर से जाएंगे अवेयर होके, जाके स्टैंडर्डाइज गुड्स की ही खरीदी करना चाहेंगे, लेबल चेक करेंगे, फिर हमें पता पड़ जाएगा, हाँ जी, फिर ये देखेंगे कि हमें फेयर डील मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, फिर हम भी ऑनेस्ट है या नहीं है। और जब सारी चीजें हो जाएगी तो सामने वाले से बिल मांग लेंगे, कैश मेमो मांग लेंगे। पढ़ा देता हूँ ये पॉइंट आपको। आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज
दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेज मेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अ कंप्लेन। समझ में आती है आपको बात? चलो वंश समझाओ ये क्या है पॉइंट, पूरा समझा दो, थोड़ा इंग्लिश की हिंदी कर दो। आस्क फॉर अ कैश मेमो। हाँ, उसकी बिल मांगेंगे हम। हाँ, क्योंकि वो प्रूफ का काम करेगा। अदरवाइज जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, फिर हम क्या नहीं कर सकते, केस भी कंप्लेन भी नहीं कर सकते। क्यों जैन साहब, सही बात है कि नहीं है? आगे चलो ठीक है, अब तुम अपने घर पे ले गए प्रोडक्ट, बिल बिल ले गए। अब मान लिया उसमें कुछ दिक्कत हो गई, क्या हो गई? प्रोडक्ट लेके आए थे तुम 1 रुपए का, कितने रुपए का लेके आए थे? 1 रुपए का। अब उसमें दिक्कत हो गई तो पीछे मत हटो, भले ही प्रोडक्ट 1 रुपए का हो, छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी हो, उसके लिए भी कंप्लेन क्या करो, फाइल करो, है ना? कंज्यूमर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, आज जो बंदा 1 रुपए का गलत कर रहा है, कल वो 100 का भी करेगा, 1000 का भी करने का हिम्मत रखेगा। समझ में आ रही है ना? तो आज ऐसे छोड़ो मत, उसे इग्नोर मत करो कि यार अबे कौन पड़ेगा झंझट में, कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, 1 रुपए के तो प्रोडक्ट है, मेरे तो उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। मत सोचो ऐसा, कुछ चीजें सही और गलत की भी होती है। बात केवल पैसों की नहीं है, बात सही और गलत की भी है। आज तुम छोड़ दोगे तो कल उसका हौसला बढ़ेगा, ठीक है ना? तो कह रहे हैं फाइल अ कंप्लेन इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। आपको कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, केस फाइल करना चाहिए, वो भी किसमें? एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में। नमन भैया, कंज्यूमर फोरम बोलता है तो समझ में आता है कि कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहा है। इसने फालतू में ये एप्रोप्रिएट वर्ड क्यों यहाँ पे एड ऑन किया है? हाँ, बिकॉज इस एक्ट ने हमें 3 टियर मशीनरी प्रोवाइड कराई है। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा नेशनल कमीशन में जाके केस ठोकोगे, चल तुझे देखता है नेशनल कमीशन में देखता हूँ तुझे, उधर ही आने का। अबे तू 1 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है, उधर जाके नेशनल वाले बंदों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। ऐसे कोई ना होगा, उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है, पहले वो फुलफिल कर, तब स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेगी। तो जिस एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही या उचित, बोलो आप, जो उचित है, जिस कोर्ट में लगेगा वो केस, उसी में जाके करना चाहिए, और होगा भी उसी में ही होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप कि कोई सा जो केस है वो आता तो किसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है, उनकी कवरेज में आता है, तुम जा रहे हो कहीं दूसरे में, मना कर देंगे, वो केस ही नहीं क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, फाइल ही नहीं करेंगे केस, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि आपको कंप्लेन फाइल करनी चाहिए एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में। अब ये पता पड़ जाएगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? खुद पता पड़ जाएगा आपको। पॉइंट वापस से मेरे को याद दिला देना, वापस से बैक गेट यहाँ पे लगा करके मैं आपको बताऊंगा कि देखो एप्रोप्रिएट क्यों लिखा था। इन केस ऑफ, कब? अगर कुछ शॉर्ट कमिंग हो जाए, है ना, मतलब जैसा आपने सोचा था आपको वैसा ना मिले, ठीक है ना? इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज, जो आपने गुड्स की क्वालिटी, जो मतलब गुड्स में जो आपने सोचा था कि ये क्वालिटी मेरे को मिलनी चाहिए, अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग रह जाती है तो। और सर्विस इज अवेल्ड, या कोई अगर आपने क्या की है, सर्विस अवेल्ड की है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है डोंट फेल टू टेक एन एक्शन। वो कह रहे हैं कि एक्शन लेने से घबराओ मत, केस फाइल करने से घबराओ मत, इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल, चाहे प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो छोटी भी हो। समझ में आई बात? आगे बच्चों सुनो, घर पे प्रोडक्ट लेके आ गए थे, फिर ऐसा मानो कि उसमें कुछ खराबी निकल गई, तो क्या करने की बात कर रहा है वो? केस करने की बात कर रहा है, कंप्लेन को रजिस्टर करने की बात कर रहा है, और फिर साथ में कह रहा है कि अगर छोटी अमाउंट भी है तो भी क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा, कंप्लेन फाइल कीजिएगा। मान लिया मेरे पास इतना इतना बोलने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, मैं क्या नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा, मेरे अंदर इतने गट्स नहीं आ रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाके क्या कर सकूं, केस कर सकूं। तो जब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है तो मेरे जैसे और भी लोग मैं इकट्ठे करूं ताकि हिम्मत आए। अगले वाला पॉइंट देख लो, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। क्या फॉर्म करने का? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और तुम इस लायक नहीं हो पा रहे हो कि तुम क्या करो, जा करके केस करो, तो फिर यूनाइट हो जाओ, है ना, यूनिटी लेके आओ, है ना? जिंदगी में किसकी कमी है? एकता की। किसकी कमी है? एकता आएगी तो सब हो जाएगा, एकता सब संभाल लेगी भाई। जब एकता आ जाएगी तो फिर तो कोई भी आ जाए सामने डरेंगे ही नहीं हम, ठीक है ना? फॉर्म, और वो एकता कब आएगी, बोलो ना? हाँ, जब हम क्या बनाएंगे, कंज्यूमर ग्रुप्स बनाएंगे और कंज्यूमर सोसाइटीज बनाएंगे। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज दैट कुड प्ले एन एक्टिव पार्ट, जो एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती है इन एडुकेटिंग देम। किसको एडुकेट करने में? कंज्यूमर, बाकी दूसरे कंज्यूमर। अरे हमारे साथ गलत हुआ तो हुआ,
आगे से होने नहीं देंगे और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ पहली बार में भी गलत नहीं होने देंगे। एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, जो उनके हित की, उनके इंटरेस्ट की रक्षा कर सके, है ना, प्रोटेक्ट कर सके उनके। और फाइनली ये बिल्कुल थोड़ा अलग से, ये मान लो आप कि सारी चीजें मिला करके बस अब हमें क्या नहीं करना है, अपने एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करनी है, उसे गंदा नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम लेट्स सपोज हम माउंटेन्स पे चले गए तो उधर ही गंदगी फैला के आ गए, अपनी नेचर को हमने बर्बाद करके रख दिया। जहाँ पे भी इधर रोड साइड खड़े होके हम खाते पीते हैं, उधर ही वो जो पैकेट्स वगैरह उधर ही डाल दिया। अरे कम से कम इतना तो ख्याल हो यार तुम्हें, ठीक है ना, अपने राइट्स की बात कर रहे हो तो कुछ तो तुम्हारी मोरल ड्यूटी कुछ तो बनती होगी तुम्हारी। चलो खैर ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी भी तो है कि तुम्हें गंदा नहीं करना चाहिए इधर उधर कूड़ा करकट। भाई जानवरों को भी पता है, वो भी अगर उधर आपने कहीं पे वो बैठने का कार्यक्रम करते हैं तो वो भी साफ करके करते हैं, और तुम नालायक जहाँ पे भी जाते हो तुम गंदा कर रहे हो। तो इतनी तो तमीज होनी चाहिए। तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रहा है, कह रहा है रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या करना चाहिए आपने, एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करना चाहिए बाय अवॉइडिंग वेस्ट। एक तो आपको वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, दूसरा लिटरिंग, जो इधर उधर आप कूड़ा करकट करते हो तो वो नहीं करना चाहिए, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है आपको ये पढ़ने में कि ऐसा वो बोल रहा है कि आपको पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है। कभी बोलो ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉल्यूशन में आपने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। शुरू से देखो, रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट बाय अवॉइडिंग, वो अवॉइड वर्ड सब में कॉमन चल रहा है, समझ में आ रही है ना। अब पढ़ो आगे, बाय अवॉइडिंग वेस्ट, बाय अवॉइडिंग लिटरिंग एंड बाय अवॉइडिंग कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। आपको बचना चाहिए पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने से। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। बोल सकते हैं 10 पॉइंट एक साथ, हाँ जी। घर से अवेयर होके जाएंगे, स्टैंडर्ड गुड्स को ही परचेज करेंगे, लेबल चेक करेंगे, फिर रिस्क और बेनिफिट पता चल जाएंगे, 4 पॉइंट हो गए। फिर भी देखेंगे कि फेयर डील मिल रही है या नहीं मिल रही है, 5 पॉइंट हो गए। फिर हम भी ऑनेस्ट रहेंगे, हमारे को तो 5वें पॉइंट में देखा हमारे को फेयर डील मिल रही है, अरे सामने वाले को भी देख लो, गरीब को उसको भी फेयर डील मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने उसके साथ क्या कर ली, चीटिंग कर ली। तो 6 पॉइंट हो गए। तो हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, लीगल गुड्स में से ही क्या करना चाहिए, हमें सेलेक्ट करना चाहिए। 6 पॉइंट हो गए। 7वां, अभी बिल मांग लो, क्या मांग लो, 7 पॉइंट हो गए। घर पे गए, प्रोडक्ट में दिक्कत हो गई तो क्या कीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा, 8 पॉइंट हो गए। इवन अमाउंट छोटी भी है तो भी क्या कीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा, 8 पॉइंट हो गए। अच्छा 9वें पॉइंट में, अगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि तुम कंप्लेन कर पाओ तो कंज्यूमर सोसाइटीज बना लो। क्या बना लो, कंज्यूमर सोसाइटीज बना लो। एंड देन फाइनली आपकी भाई ये ड्यूटी होती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको एनवायरनमेंट की क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अगर वो 6 भी पूछ ले तो हाथ भैया 10 से पहले रुकना नहीं चाहिए। और अगर इसके बाद भी, ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर इतना कराने के बाद भी अगर तुम कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक अगर आता है और तुम छोड़ के आते हो तो साक्षात भगवान भी आ जाएंगे ना, तो भी तुम्हारा फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि अब कोई पॉइंट बीच में छूट जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इस वाले टॉपिक को और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मिक्स करते हैं और मैशअप बना करके फिर बोलते हैं दोनों टॉपिक में डिफरेंस ही क्या है, दोनों टॉपिक एक ही तो है, जबकि ये टॉपिक अलग है और जो टॉपिक हम पढ़ के आए इंपॉर्टेंस वो अलग है ना। इस चैप्टर में आपको सारी वैरायटी देखने मिलेगी बच्चों। इस चैप्टर के अलग अलग जितने भी टॉपिक्स है, एमटी की हेल्प से हो सकते हैं, वो एमटी की हेल्प से रिटेन करेंगे। कोई एक स्टोरी टाइप से, स्टोरी टेलिंग के हेल्प से हो सकता है तो वो करेंगे। एक्शंस और जेस्चर्स की अगर हेल्प से होगा, ये वाला जो टॉपिक है वो जेस्चर्स की फॉर्म से हम क्या करेंगे, माइंड में रिटेन करके चलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पार्ट बी पूरा ही इंटरेस्टिंग है। पार्ट ए भी था, है ना, पार्ट बी में क्या है कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है हमें, तो ये इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।